नमस्कार, के न्यूज की खास स्पेशल रिपोर्ट में स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गांव और किसान की प्राथमिकता और उनके हितों से जुड़े नजरिए की। तो वही बात सीएम धामी के प्रयासों से उत्तराखंड को मिले जीआई टैग पर हमारी रिपोर्ट देखिए। और इसके साथ ही हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल और असम के चुनावी रण के ताजा हालात और चलते चलते बात होगी जंग के बीच जारी गैस संकट की। तो चलिए अब चलते हैं खबरों के विस्तार में। तो स्पेशल रिपोर्ट में पहली अहम रिपोर्ट का रुख करेंगे। उत्तर प्रदेश की सत्ता संभालते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कर दिया था कि उनकी सरकार की प्राथमिकता में गांव, गरीब और किसान सबसे ऊपर है। इसी के तहत लखनऊ में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने दो बड़े मोर्चों पर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। एक तरफ जहां फार्मर रजिस्ट्री के जरिए किसानों को डिजिटल पहचान देने की तैयारी है, वहीं दूसरी तरफ बेमौसम बारिश की मार झेल रहे किसानों के लिए सरकारी खजाना खोल दिया गया है। इस खास रिपोर्ट में देखिए। अब हर किसान की डिजिटल पहचान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसानों को लेकर बेहद सजग रहते हैं। किसानों की समस्या हो, उनकी कठिनाइयां, वो हमेशा फैसले लेकर किसानों को लाभ पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। यूपी के हर किसान तक सरकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी बिचौलिए के पहुंचे, इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फार्मर रजिस्ट्री योजना को मिशन मोड पर चलाने का निर्देश दिया है। सीएम ने सख्त लहजे में कहा है कि निर्देशों का पूरी तत्परता से अमल हो। फार्मर रजिस्ट्री के लिए कड़े निर्देश। हर ग्राम पंचायत में विशेष पंजीकरण कैंप लगाए जाए। कोई भी पात्र किसान इस रजिस्ट्री से छूटना नहीं चाहिए। इस डिजिटल डेटाबेस से किसानों को भविष्य में पीएम किसान खाद सब्सिडी और फसल ऋण लेने में आसानी होगी। कुदरत की मार और योगी का सुरक्षा कवच, योजनाओं का लाभ सीधे किसानों के खाते में पहुंचे। ओलावृष्टि के नुकसान का तुरंत आकलन हो। मुआवजे की प्रक्रिया में देरी बर्दाश्त नहीं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठकें की। विशेष रूप से फार्मर योजना को लेकर उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं। हर ग्राम पंचायत में कैंप लगाकर किसानों का पंजीकरण सुनिश्चित किया जाए। पिछले दिनों हुई बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से हुए नुकसान का जायजा लेने और किसानों को जल्द मुआवजा दिलाने के लिए भी उन्होंने राजस्व विभाग को सर्वे तेज करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों हुई बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने प्रदेश के कई हिस्सों में किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया, लेकिन मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि संकट के इस घड़ी में सरकार अन्नदाता के साथ है। मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग के निर्देश दिए हैं कि नुकसान का सर्वे युद्ध स्तर पर पूरा किया जाए। सर्वे में पारदर्शिता बरतने और लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई। बहरहाल लक्ष्य साफ है, 24 से 48 घंटों के भीतर प्रभावित किसानों के बैंक खातों में मुआवजे की राशि पहुंचाई जाए। अन्नदाता किसान भारत जैसे कृषि प्रधान देश की अर्थव्यवस्था और उसके विकास की धुरी है। हमारा यह मानना है कि अन्नदाता किसान, यह अन्नदाता केवल लाभार्थी नहीं है, यह विकास का भागीदार है। अब अन्नदाता से उसे उद्यमी बनाने की दिशा में नए प्रयास क्या हो सकते हैं, इस दिशा में एक नए प्रयास, इस विकास की यात्रा में प्रदेश का अन्नदाता भी सक्रिय साझेदार बने, इस दिशा से कृषि को इनकम बेस्ड और वैल्यू एडिशन मॉडल के रूप में प्रस्तुत करने के लिए इस बजट में उसका प्रावधान किया गया है। इसके अलावा कृषि विभाग में डीजल पंप सेट को, जो भी प्रदेश के अंदर आपने देखा होगा, हम लोगों ने सिंचाई की क्षमता का विस्तार किया है। 40 लाख के आसपास ट्यूबवेल ऐसे थे जिनमें से 16 लाख ट्यूबवेल जिनका इलेक्ट्रिफिकेशन पहले से था। हमने उन्हें फ्री बिजली की व्यवस्था की, लेकिन 23 लाख ट्यूबवेल्स ऐसे थे जो डीजल से संचालित हो रहे हैं। उन्हें फेज वाइज सोलर के साथ जोड़ने की एक बड़ी स्कीम के लिए हम लोगों ने इस बजट में घोषणा की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के किसानों की आय दोगुनी करने और उन्हें बिचौलियों के चंगुल से मुक्त कराने के लिए कई क्रांतिकारी कदम उठाए हैं।
बता दें कि रबी विपणन सत्र 2026-27 के लिए सरकार ने खरीद की पुख्ता व्यवस्था की। चना, मसूर और सरसों की खरीद 7 अप्रैल से 30 जून तक 2026 तक की जाएगी। चने पर 5,875, मसूर पर 7,000 और सरसों पर 6,200 रुपए प्रति क्विंटल का मूल्य निर्धारित किया गया है। बता दें कि खरीद केंद्रों पर पारदर्शिता के लिए आधार लिंक POS मशीनों का अनिवार्य उपयोग किया जा रहा है। वहीं डेटा में विसंगतियों को दूर करने के लिए आधार लिंकेज और सुधार कार्य प्राथमिकता पर किए जा रहे हैं। राज्य के 2026-27 के बजट में प्राकृतिक खेती, सूक्ष्म सिंचाई, मत्स्य पालन के लिए आवंटन बढ़ाया गया है, जबकि किसान उत्पादक संगठनों के माध्यम से किसानों को सीधे बाजार से जोड़कर उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्पष्ट विजन है कि बीज से बाजार तक किसानों को हर स्तर पर सरकारी सुरक्षा और सहायता मिले, जिससे खेती एक घाटे का सौदा न रहकर लाभ का व्यवसाय बने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संदेश साफ है, चाहे वो तकनीकी सुधार के लिए फॉर्म रजिस्ट्री हो या प्राकृतिक आपदा के समय मुआवजे की मरहम, सरकार की फाइलें दफ्तरों में नहीं बल्कि किसानों के खेतों तक पहुंचनी चाहिए। अब देखना यह है कि प्रशासन मुख्यमंत्री के इन सख्त निर्देशों को कितनी तेजी से जमीन पर उतारता है। स्पेशल डेस्क की न्यूज इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में अब बात अगली अहम रिपोर्ट की करेंगे। देवभूमि उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत और यहां के हुनरमंद हाथों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। दामी सरकार की ब्रांड उत्तराखंड की मुहिम को अब वैश्विक पहचान मिल गई है। प्रदेश के एक दो नहीं बल्कि पूरे 27 पारंपरिक उत्पादों को GI टैग हासिल हो गया है। मुंशियारी के राजमा से लेकर नैनीताल की मोमबत्तियों तक अब उत्तराखंड के ये उत्पाद दुनिया भर के बाजारों में अपनी प्रामाणिकता की मुहर के साथ बिकेंगे। आखिर कैसे ये GI टैग बदलेगा पहाड़ की अर्थव्यवस्था की तस्वीर, देखिए इस खास रिपोर्ट। देवभूमि के इन प्रमुख उत्पादों को GI टैग। मुंशियारी का सफेद राजमा, मंडवा, झंगोरा, लाल चावल, अल्मोड़ा की ताम्रशिल्प, रिंगाल क्राफ्ट, थुलमा, एपड़कला, बेरी नाग चाय, बिच्छू घास, फैब्रिक, नैनीताल कैंडल। प्रदेश के कुल 27 पारंपरिक उत्पादों को GI टैग। देवभूमि का ब्रांड बनेगा दुनिया की पसंद। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली सरकार ने वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत के विजन को धरातल पर उतारने के लिए बहुआयामी प्रयास किए हैं। सरकार का मुख्य फोकस राज्य के पारंपरिक उत्पादों को वैश्विक बाजार तक पहुंचाना और स्थानीय अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना है। खास बात यह है कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है जिसे एक ही दिन में सबसे अधिक उत्पादों के लिए GI टैग हासिल किया है। नामी सरकार के सतत और समर्पित प्रयासों का ही नतीजा है कि प्रदेश के 27 पारंपरिक उत्पादों को GI टैग प्राप्त हुआ है, जो न केवल देवभूमि की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की पहचान को वैश्विक स्तर पर स्थापित करता है, बल्कि स्थानीय कारीगरों, शिल्पकारों, उत्पादकों के लिए नए अवसरों के द्वार भी खोलता है। बता दें कि GI टैग मिलने से उत्पादों की गुणवत्ता, विशिष्टता और प्रामाणिकता को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिलती है, जिससे उनकी विश्वसनीयता में वृद्धि के साथ ही वैश्विक बाजारों में इन उत्पादों की मांग बढ़ने से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सशक्त आधार मिलेगा। वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को भी नई गति प्राप्त होगी। आपको बता दें कि उत्तराखंड के विकास के सफर में ये नया अध्याय जुड़ गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सतत प्रयासों और वोकल फॉर लोकल के विजन ने प्रदेश को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिला दी है। किसी भी राज्य के लिए एक साथ इतनी बड़ी संख्या में GI टैग मिलना बड़ा कीर्तिमान माना जा रहा है। ये सिर्फ एक सर्टिफिकेट नहीं है, बल्कि देवभूमि की सदियों पुरानी परंपराओं, हस्तशिल्प और कृषि उत्पादों को मिला वैश्विक सम्मान है। बता दें कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत स्थानीय युवाओं को विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में अपना काम शुरू करने के लिए भारी सब्सिडी दी जा रही है। वहीं किसानों और छोटे उद्यमियों को ब्याज मुक्त या बेहद कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि वो स्थानीय साधनों से ही उत्पाद तैयार कर सके। यही नहीं, धामी सरकार ने पर्यटन स्थलों पर स्थानीय उत्पादक केंद्रों की स्थापना की है। चारधाम यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में स्थानीय जलाई के लड्डू और अन्य पहाड़ी उत्पाद उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे करोड़ों का स्थानीय टर्नओवर पैदा हो रहा है। प्रिय प्रदेशवासियों, सभी को प्रणाम। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा स्वदेशी अपनाने और आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो आह्वान किया है, उसने पूरे देश में नई ऊर्जा और चेतना जगाई है। वोकल फॉर लोकल केवल नारा नहीं है, बल्कि आज हर नागरिक का संकल्प बन चुका है। देवभूमि उत्तराखंड भी इस अभियान में तेजी से आगे बढ़ रहा है। एक जिला दो उत्पाद योजना के माध्यम से हमारे प्रदेश के स्थानीय उत्पाद जैसे माल्टा, झंगोरा, चौलाई, बेकरी उत्पाद और जड़ी बूटियां, स्थानीय कलाकृतियां अब वैश्विक पहचान बना रहे हैं।
लखपति दीदी योजना ने गांव-गांव की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही स्थानीय उत्पादों को लोकप्रिय बनाने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। इसी तरह उत्तराखंड का होम ब्रांड हाउस ऑफ हिमालयाज ने उत्तराखंड के पारंपरिक और जैविक उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे आज देवभूमि के उत्पाद देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लोकप्रिय हो रहे हैं। स्टार्टअप इंडिया और स्किल इंडिया जैसी विभिन्न लाभकारी योजनाओं ने प्रदेश भर में युवाओं की आय के लिए नए अवसर खोले हैं, जिससे स्थानीय स्तर पर तैयार उत्पाद हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में निर्णायक सिद्ध हो रहे हैं। यह सब आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की स्वदेशी अपनाने की पहल को हमारे प्रदेश में साकार करने का परिणाम है। अर्थव्यवस्था को बूस्टर डोज। आपको बता दें कि जीआई टैग मिलने का सीधा फायदा देवभूमि के काश्तकारों और शिल्पकारों को होगा। अब कोई भी नकली उत्पाद इन नामों का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। इससे न केवल उत्पादों की विश्वसनीयता बढ़ेगी बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इनकी मांग भी बढ़ेगी, जिसका सीधा असर प्रदेश की जीडीपी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। दरअसल मुख्यमंत्री धामी का संकल्प है कि उत्तराखंड को आत्मनिर्भर बनाया जाए और जीआई टैग उसी दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। वहीं सीएम धामी का कहना है कि हमारा लक्ष्य अपनी समृद्ध विरासत को विश्व पटल पर लाना है। जीआई टैग से हमारे स्थानीय उत्पादों को नई पहचान मिली है, जिससे कि बिचौलियों का अंत होगा और हमारे किसानों और कारीगरों की आय दोगुनी होगी। यह आत्मनिर्भर उत्तराखंड की ओर एक बड़ा कदम है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल के आह्वान को उत्तराखंड ने जी जान से अपनाया है। 27 उत्पादों को मिले इस कवच के बाद अब लोकल टू ग्लोबल का सपना हकीकत बनने जा रहा है। अब न्यूयॉर्क से लेकर लंदन तक के स्टोर में जब मेड इन उत्तराखंड के टैग के साथ ये सामान बिकेंगे तो देवभूमि का गौरव 7 समुंदर पार भी चमकेगा। निश्चित तौर पर जीआई टैग की ये उपलब्धि उत्तराखंड के पारंपरिक हुनर को विलुप्त होने से बचाएगी और युवा पीढ़ी को भी अपनी जड़ों से जुड़ने के लिए प्रेरित करेगी। धामी सरकार की इस पहल से उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में पलायन जैसी समस्याओं पर भी लगाम लगेगी और पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी दोनों ही प्रदेश के काम आएगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद अगली अहम रिपोर्ट का रुख करेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक के बाद स्पेशल रिपोर्ट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुख अगली रिपोर्ट का करेंगे। देश के 5 राज्यों में चुनावी पारा हाई है। लोकतंत्र का उत्सव शुरू हो चुका है, लेकिन सियासी गलियारों की सबसे तेज धड़कनें इस वक्त 2 राज्यों में सुनाई दे रही हैं, पश्चिम बंगाल और असम। कहने को तो 5 राज्यों में चुनाव है, लेकिन दिल्ली की सत्ता के सूरमाओं ने अपनी पूरी ताकत इन 2 राज्यों में झोंक दी है। एक तरफ पश्चिम बंगाल है, जहां दीदी के 10 सालों के काम और बंगाल की अस्मिता की साख दांव पर है, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा का वो मिशन बंगाल है जिसने कोलकाता से लेकर सिलीगुड़ी तक हलचल मचा दी है। वहीं पूर्वोत्तर का द्वार कहे जाने वाले असम में लड़ाई अस्तित्व और अधिकार की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों का रेला है, तो कांग्रेस के गारंटी कार्डों का दांव भी है। इस खास रिपोर्ट में देखें। 2026 के चुनावी समर में वैसे तो 5 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में बिगुल बज चुका है, लेकिन पश्चिम बंगाल और असम इस बार राजनीति के 2 सबसे बड़े कुरुक्षेत्र बनकर उभरे हैं। यहां भाजपा अपनी जड़ें और मजबूत करने या सत्ता छीनने की जुगत में है, वहीं कांग्रेस और क्षेत्रीय दल अपने अस्तित्व और साख की लड़ाई लड़ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल इस वक्त अस्मिता, आरोप और अधिकार की त्रिवेणी पर टिका है। राज्य में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को 2 चरणों में मतदान होना है और स्थिति यह है कि पूरा बंगाल एक राजनीतिक अखाड़े में तब्दील हो चुका है। ममता बनर्जी ने इस बार खुद को सभी 294 सीटों पर उम्मीदवार के रूप में पेश किया है, ताकि स्थानीय एंटी इनकम्बेंसी को कम किया जा सके। उन्होंने लक्ष्मी भंडार जैसी कल्याणकारी योजनाओं को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया, जबकि भाजपा भ्रष्टाचार मुक्त बंगाल और संदेश खाली जैसे मुद्दों को उठाकर टीएमसी को रक्षात्मक मुद्रा में लाने की कोशिश कर रही है। दीदी का किला बनाम भगवा चुनौती। बंगाल में मुकाबला त्रिकोणीय होने के बावजूद मुख्य लड़ाई सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच ही दिख रही है। भाजपा परिवर्तन के नारों के साथ राज्य की कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार को मुद्दा बना रही है।
प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की रैलियों का पूरा जोर महिला सुरक्षा और लक्ष्मी भंडार जैसी योजनाओं के विकल्प पर है। टीएमसी का दांव, ममता बनर्जी ने हाल ही में अपना घोषणा पत्र जारी कर 10 वादे किए हैं, जिसमें स्वास्थ्य सेवा को घर घर पहुंचाने का संकल्प लिया गया है। ममता इसे बंगाल की अस्मिता बनाम बाहरी की लड़ाई बता रही हैं। इस बार लेफ्ट फ्रंट, आईएसएफ और कांग्रेस ने हाथ मिलाया है। लेफ्ट 252 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है, जिससे वोटों के ध्रुवीकरण का समीकरण दिलचस्प हो गया है। असम में चुनावी पारा इस वक्त अपने चरम पर है। राज्य में 9 अप्रैल 2026 को एक ही चरण में मतदान होना है, जो 25 वर्षों के इतिहास में पहली बार हो रहा है। यहां का माहौल विकास के दावों और पहचान की राजनीति के बीच फंसा हुआ है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा अपनी फायर ब्रांड छवि और हिंदुत्व के साथ साथ विकास के एजेंडे पर चुनाव लड़ रहे हैं। वे भाजपा के मुख्य रणनीतिकार हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के बेटे और अब राज्य कांग्रेस के अध्यक्ष गौरव गोगोई ने अपनी हालिया लोकसभा जीत के बाद भाजपा को कड़ी चुनौती दी है। कांग्रेस उन्हें सीएम चेहरे के रूप में पेश कर रही है। आपको बता दें कि भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में समान नागरिक संहिता लागू करने, 5 लाख करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश और बांग्लादेशी मियां समुदाय द्वारा कब्जा की गई भूमि को वापस लेने का वादा किया है। जबकि कांग्रेस गारंटी कार्ड के जरिए जनता को रिझा रही है, जिसमें महिलाओं को सीधा कैश ट्रांसफर, बुजुर्गों को पेंशन और 25 लाख तक कैशलेस स्वास्थ्य बीमा शामिल है। महिलाओं के लिए अनकंडीशनल मंथली कैश ट्रांसफर हर महिला के बैंक अकाउंट में और 50,000 रुपए महिलाओं को बिजनेस चालू करने के लिए, एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। यह सब 244A करने के बाद होगा। दूसरी बात, और ये दूसरी बात, ये मेरी पर्सनल गारंटी है। जस्टिस फॉर जुबीन गर्ग इन 100 days। जुबीन गर्ग stood for Assam. He did not stand for one person, one community, one language, one tradition, one history. He stood for every single person in Assam. We love and respect him. असम घुसपैठ बनाम विकास का मुद्दा। असम में भाजपा सत्ता बचाने की कोशिश में है, जबकि कांग्रेस एक बड़े गठबंधन असम सम्मिलित मोर्चा के साथ वापसी की राह देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में रैली में कांग्रेस पर तीखा हमला बोला और कहा, यदि कांग्रेस आई तो वे घुसपैठियों की रक्षा के लिए कानून लाएगी। भाजपा यहां समान नागरिक संहिता और जनजातीय सुरक्षा को बड़ा कार्ड बना रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने को डबल लूट की सरकार करार दिया है। कांग्रेस की मुख्य गारंटियों में महिला को बिना शर्त कैश ट्रांसफर, 25 लाख तक कैशलेस स्वास्थ्य बीमा, 10 लाख भूमि पुत्रों को स्थायी जमीन का पट्टा, बुजुर्गों के लिए 1250 मासिक पेंशन। पश्चिम बंगाल और असम के परिणाम न केवल इन राज्यों की सत्ता तय करेंगे, बल्कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा और कांग्रेस के शक्ति संतुलन का भी संकेत देंगे। बहरहाल नेताओं द्वारा मथा जा रहा यह प्रचार अभियान अब अपने चरम पर है। मुकाबला सिर्फ गद्दी का नहीं, बल्कि साख और विचारधारा का भी है। बंगाल की गलियों में परिवर्तन और खेला के बीच जंग जारी है, तो असम के चाय बागानों में वादों की मिठास घोलने की कोशिश की जा रही है। तारीखें तय हैं, वादे बड़े हैं और रैलियों का शोर भी चरम पर है, लेकिन अंतिम फैसला उस ईवीएम में कैद होगा जिसका बटन दबाते वक्त जनता विकास, सुरक्षा और अपनी पहचान को प्राथमिकता देगी। स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में अब बात अगली रिपोर्ट की करेंगे। एक तरफ दुनिया के नक्शे पर जंग की आहट तेज हो रही है, तो वहीं मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव की आग भारत के हर घर की रसोई तक भी पहुंच चुकी है। गैस सिलेंडर सिर्फ ईंधन नहीं, बल्कि एक परिवार की रोजमर्रा की जिंदगी का आधार होता है, लेकिन
आज वही सिलेंडर लोगों के लिए संकट बन गया है। इस खास रिपोर्ट में देखिए। एक तरफ मिडिल ईस्ट की सरहदों पर बारूद बरस रहा है तो दूसरी तरफ उसकी तपिश हजारों मील दूर भारत के आम आदमी की रसोई को झुलसा रही है। मिडिल ईस्ट के युद्ध ने देश की ऊर्जा सप्लाई चेन को हिलाकर रख दिया है, लेकिन दुखद यह है कि इस वैश्विक संकट के बीच कुछ अपनों ने ही अपनों को लूटने का धंधा शुरू कर दिया है। जहां एक तरफ भीषण गर्मी में जनता एक एक सिलेंडर के लिए रात के 2 बजे से कतारों में खड़ी है, वहीं दूसरी तरफ कालाबाजारी के सौदागर मानवता को ताक पर रखकर तिजोरियां भर रहे हैं। बुलंदशहर में एजेंसी संचालक पर कालाबाजारी का आरोप। यह मंजर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर का है। यहाँ ककोड़ कोतवाली क्षेत्र की भारत गैस एजेंसी के बाहर की ये कतार किसी राशन की नहीं बल्कि उस ईंधन की है जिस पर घर का चूल्हा जलता है। दिन में बढ़ता पारा और तपिश से मजबूर उपभोक्ता रात के 2 बजे से ही नंबर लगाकर खड़ा है। आरोप है कि दिन ढल जाता है, सूरज थक जाता है, पर गैस नहीं मिलती। उपभोक्ताओं का सीधा आरोप एजेंसी संचालकों पर है कि वे सिलेंडरों को ब्लैक कर रहे हैं। अभी इस तरह की सूचना मुझको मिली थी तो मैंने उसी समय फिर उसको बात किया उससे, सेल्स ऑफिसर से और गैस एजेंसी वाले से ही लाइन पे लेकर। उनके द्वारा बताया गया कि लगभग 130 लोग हैं, 80 लोग बाहर अभी लाइन पे लगे हैं, 50 को डिलीवरी दी जा चुकी है आज सुबह की, और 120-25 के आसपास उनका एक दिन का बैकलॉग है और 120-25 की ही उनकी सप्लाई है। और तो मैंने इसके बारे में जानकारी करनी चाहिए कि आखिर भीड़ क्यों लगी है। तो उनका ये कहना है जिनकी गैस 25 दिन के बाद ख़त्म हो जा रही है या 30 दिन के बाद ख़त्म हो जा रही है, या वो लोग ऐसे कह रहे हैं कि नहीं हमको हमारी गैस ख़त्म हो गई है, जबकि नियम 45 दिन का है। इस वजह से भी लोग आ जा रहे हैं जिससे भीड़ लगी हुई है। तो गैस की सच कोई मेरी बात हुई है उनके पास भी, और प्लांट से सप्लाई में भी कोई दिक्कत नहीं है। मथुरा के खेत में बनाई अवैध गैस गोदाम। जैसे जैसे इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ा, भारत के स्थानीय बाजारों में कमर्शियल गैस के सिलेंडर के दाम 200 रुपए तक उछल गए। इसी बढ़ती कीमत का फायदा उठाने के लिए मथुरा के गोवर्धन में एक हॉकर ने खेत के कमरों को ही अवैध गोदाम बना डाला। यहाँ 3500 रुपए की मोटी रकम में एक सिलेंडर बेचा जा रहा था। जब प्रशासन ने दबिश दी तो 2 दर्जन से अधिक भरे हुए सिलेंडर बरामद हुए। संकट के समय में ये लूट जनता की कमर तोड़ रही है। मेरा नाम जी मदन शर्मा। मदन जी, यहाँ पर अभी एक कालाबाजारी के में यहाँ सिलेंडर पकड़े गए हैं। क्या आम जनता को सिलेंडर नहीं मिल पा रहे, मगर कालाबाजारी वाले आज भी अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं? इसको लेकर आप क्या कहेंगे? सर, हम तो यही कहना चाहते हैं कि जो ये सिलेंडर जो पकड़े गए हैं तो ये हमारे लिए 3500-4000 रुपए में सिलेंडर ये पहुँचा रहे हैं जी। हमारे साथ गलत हो रहा है और इनको हमने यहाँ पर पकड़ा है। मैंने कि भाई हमने भी इनके पास में कॉल की एक दिन कि भाई हमारे यहाँ सिलेंडर क्यों नहीं ला रहे हो, तो बोल लेते सिलेंडर तो मिल जाएगा, अगर 3500 रुपए में लेना है तो ले लो सिलेंडर, अन्यथा सिलेंडर नहीं है आपके लिए। आपका? मेरा नाम राजवीर ठाकुर है। राजवीर जी, यहाँ पे आज कालाबाजारी सिलेंडरों की देखने को मिली है और यहाँ कुछ पुलिस के द्वारा सिलेंडर जब्त किए गए, क्या कुछ मामला है? ये कालाबाजारी आज से नहीं, पिछले 1 महीने से चल रही थी। जिस मेरे को पता चला यहाँ पे 3-4 बार गाड़ी आ चुकी है, पिकअप गाड़ी जिसमें सिलेंडर आते हो यहाँ खलते हैं। तब मैं यहाँ गोवर्धन से बाहर था, लेकिन आज मैं यहाँ था तो मैंने मौके पर देखा तो यहाँ गिरिराज की एजेंसी गाड़ी थी जिसमें से कुछ सिलेंडर खल रहे थे, और ये मैंने आज मौके पर गाड़ी पकड़ी जिसमें गाड़ी में 20 सिलेंडर थे और पीछे कोठरी में भी 10 से 12 सिलेंडर और उसके बगल में भी 10 से 12 सिलेंडर रखे थे। और ये देखते ही मैंने गाड़ी वालों से उनकी चाबी ली और गोवर्धन थाना प्रभारी को कॉल किया और अपने एसडीएम सर को कॉल किया। एटा में सपा नेता के रेस्टोरेंट से सिलेंडर बरामद। कालाबाजारी का ये जाल रसूखदारों के संरक्षण में भी फल फूल रहा है। एटा के अलीगंज में प्रशासन ने सपा नेता के बेटे के रॉयल रेस्टोरेंट पर कड़ा प्रहार किया। यहाँ घरेलू सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग हो रहा था। क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी दिग्विजय सिंह की टीम ने छापेमारी करते हुए 3/7 की धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया है। संदेश साफ है, चाहे कोई भी हो, जनता के हक पर डाका डालने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। वर्तमान में खाड़ी युद्ध चल रहा है। जैसा कि पूर्व में भी
ये नियम है कि घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग आप किसी भी परिस्थिति में कॉमर्शियल यूज नहीं करेंगे, जिसके चलते जिलाधिकारी महोदय के आदेश अनुपालन में हमारी टीम द्वारा अलीगंज में द रॉयल टेस्ट रेस्टोरेंट कैफे है, ये श्री आयुष्मान पुत्र श्री रामकिशोर यादव निवासी नगला मधुरी का है। यहाँ पर छापा मारा गया। यहाँ हमने 9 गैस सिलेंडर बरामद किए। इसमें 4 गैस सिलेंडर घरेलू 14.2 किलोग्राम के हैं, 1 गैस सिलेंडर 19 किलोग्राम का है, 4 गैस सिलेंडर कॉमर्शियल 5 किलोग्राम के हैं। इनके पास कोई वैध कागज वहां पर उपलब्ध नहीं थे। घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग किसी भी दशा में व्यावसायिक रूप में नहीं किया जाएगा, जिसके चलते हमने उच्चाधिकारियों को बताते हुए जिलाधिकारी महोदय की अनुमति उपरांत क्षेत्रीय पूर्व निरीक्षक के माध्यम से प्रथम सूचना रिपोर्ट 3/7 के अंतर्गत दर्ज करा दी गई है। और इसके साथ मेरा ये भी कहना है कि घरेलू गैस सिलेंडर का दुरुपयोग जो भी व्यावसायिक रूप में करेगा तो उसके विरुद्ध ऐसी ही कार्रवाई अनवरत चलती रहेगी। एटा में सपा के बेटे के रेस्टोरेंट पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। आपको बता दें, सपा नेता पूर्व ब्लॉक प्रमुख रामकिशोर यादव के आयुष्मान यादव के रॉयल रेस्टोरेंट पर 4 घरेलू सिलेंडर के मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी दिग्विजय सिंह एवं सप्लाई इंस्पेक्टर अलीगंज की टीम ने छापेमार कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कराया। वहीं इस कार्रवाई से अन्य रेस्टोरेंटों में हड़कंप मचा हुआ है। युद्ध भले ही भारत से मीलों दूर हो रहा हो, लेकिन उसकी कीमत देश का नागरिक भी चुका रहा है। भारत की वो गृहिणी भी चुका रही है जिसे कल सुबह अपने बच्चों का टिफिन तैयार करना है। विडंबना देखिए, एक तरफ वो ईमानदार नागरिक जो नियम के साथ धूप में खड़ा है और दूसरी तरफ वो लोग जो आपदा में अवसर तलाश रहे हैं। प्रशासन की सक्रियता ने उम्मीद तो जगाई है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर कब तक आम आदमी इन दोहरी मारों के बीच पिसता रहेगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।